हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फाइनली आज हम कक्षा 10th की जो हिंदी है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का एग्ज़ाम ऑल बोर्ड्स के लिए है, जो कि आपका हिंदी का चैप्टर 1 है सूरदास। उस सूरदास का कंप्लीट जो कवि परिचय है वो हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर बार ये एग्जाम में आता है कवि परिचय, एंड आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कवि परिचय पूछता ही है। तो कवि परिचय एक ही वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, और इसी वीडियो में आपको ये कवि परिचय सूरदास का कंप्लीट कवि परिचय आप याद कर लेंगे। इसी वीडियो में आपको फिर से इसको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपका जो सूरदास का कवि परिचय है एंड उसका जो साहित्य परिचय वो कंप्लीट याद करवा दूंगा, ये गारंटी है। तो हम क्लास 10th की हिंदी है 2025 का एग्जाम चलने वाला है, आपका चैप्टर 1 है सूरदास। उस सूरदास का कवि परिचय वन शॉट में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सूरदास का जो है कवि परिचय यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो सूरदास का जन्म से लेकर उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, उनके पिता का नाम है, उनके गुरु का उनका वास्तविक नाम क्या था, उनका जन्म स्थान कहाँ तक, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं जो है वो लिखी, किन किन रचनाओं में उन्होंने क्या वर्णन किया है, वो कंप्लीट हम जो है इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली कुछ ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास का जो कवि परिचय है उसको हम कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल में याद करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कवि परिचय में, आपके एग्जाम होता है उस एग्जाम में सबसे पहले आपको कवि परिचय पूछता है। ठीक है। अब कवि परिचय में आपको सबसे पहले उनका जन्म, ठीक है, वो याद करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास का जन्म, ठीक है, सूरदास का जन्म आपको याद रखना है कब हुआ। तो यहाँ पर आपको उसका जन्म, उसका जन्म स्थान, पिता का नाम, इसके वास्तविक नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको अपने कवि परिचय में लिखना ही है, जिससे एग्जामिनर अच्छा जो इफेक्ट है वो पड़े, और जो एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये स्टूडेंट थोड़ा इंटेलिजेंट है। इससे आपकी जो कॉपी है वो ज़्यादा हार्डली चेक नहीं करेगा, इसी स्टेप के साथ जो कॉपी है वो चेक कर लेगा, एंड आपके जो नंबर है, आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा बनने के जो चांसेस है वो बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सूरदास का जन्म देखिए, तो उनका जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1478 ईस्वी में हुआ था सूरदास का जन्म। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है। 1478 आपको याद रखना है सूरदास का जन्म हुआ। ठीक है, 1478 हुआ। अब यहाँ पर स्थान पूछे, ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान पूछे, तो पहले तो याद रखना है 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है, तो रुनुकता के सिही नामक गांव में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ पर उनका जन्म हुआ, तो रुनुकता या सिही नामक गांव में उनका जन्म हुआ, जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक बार उनका जन्म याद करना है। जन्म 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो रुनुकता के सिही नामक गांव में, वर्तमान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या है, तो पिता का जो नाम है वो रामदास था। ठीक है, पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम रामदास था। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार वन लाइन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है श्री वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। उनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, तो सूरदास का जो वास्तविक नाम है वो सूरध्वज था। ठीक है, सूरध्वज था, तो ये याद रखना है। ये कंप्लीटली आपको फिर से मैं याद करवा देता हूँ। सूरदास का जन्म कब हुआ, तो 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। ठीक है। उनका जन्म स्थान रुनुकता के सीरी नामक गांव में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनके पिता का नाम क्या है, तो रामदास। ठीक है, याद रखना है उनके पिता का नाम क्या था, रामदास नाम था। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था, और उनके वास्तविक नाम क्या था, सूरज ध्वज इनका जो वास्तविक नाम था। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया होगा, फिर से आपको रिपीट कर लेना है। एंड इसी वीडियो में आपको ये जो कवि परिचय है सूरदास का, उस कवि परिचय को आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्रज, उनकी भाषा कौन सी थी, तो उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी, तो ब्रज भाषा। उसका डिटेल भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं उनकी शैली कौन सी थी, तो शैली उनकी मुक्तक शैली थी। ठीक है, कौन सी शैली थी, मुक्तक शैली थी, और गेय पद है। ठीक है।
और अष्टछाप एवं भक्ति काल के प्रमुख कवि माने, ठीक है। अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन? सूरदास। ये पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों में जो प्रमुख कवि है वो कौन माने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है सूरदास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक लाइन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अष्टछाप के एवं भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, तो सूरदास माने जाते हैं, ठीक है। और उनकी शैली कौन सी है, भाषा शैली, तो मुक्तक शैली है। और उनका भाषा कौन सा है, तो भाषा लिखी तो आपको ब्रज भाषा आपको लिखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। उनकी मृत्यु आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में, ठीक है, परसोली मदुरा के निकट हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु 1583, ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मदुरा के निकट हुई थी। परसोली नामक गांव है, उस गांव के निकट मदुरा में हुई थी, ठीक है। अब सूरदास के बचपन से ही दृष्टिहीन थे, यानी कि जो सूरदास थे वो बचपन से ही अंधे थे, इसलिए इन्हें अंध कवि भी कहा जाता है, ठीक है। ये बचपन से ही अंधे थे, तो ठीक है, तो उस इसलिए उन्होंने अंध कवि भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर सूरदास अंधे कवि थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी रचनाओं का जो अपनी रचनाओं को कैसे यहाँ पर लिखा होगा, तो उनकी रचनाओं को उनके जो प्रमुख कवि थे, ठीक है, उनके गुरु थे, उन्होंने उन ये जो रचनाएं उनका प्रमुख किया था, ठीक है। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर सूरसागर, ठीक है, सुर सरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती प्रमुख है, ठीक है। ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो उनकी तीन रचनाएं प्रमुख है, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ये तीनों आपको याद रखनी है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, ये तीनों ही आपको लिखनी है एग्जाम की दृष्टि से। कि पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, अपनी जो बुकलेट आती है उस बुकलेट में कंप्लीटली मैंने जिस तरह आपको बताया, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार ऐसे लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालकर आपको रेड शाही का यूज़ नहीं करना है, आपको ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं एंड ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक का यूज़ आप हेडिंग कोई भी हेडिंग है उसको लगाने के लिए कर सकते हैं। तो सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, ठीक, ठीक है, याद रखना है। फिर से रिपीट कर लेना है, सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। और उनकी नल जो दमयंती, ये जो साहित्य साहित्य रचना, ये प्रमुख रचना है, ठीक है। तो ये उनकी प्रमुख रचना है। अब इनका यहाँ पर आए तो इन रचना, ये जो रचनाओं में सुर सागर है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे पूछे कि सूरदास से सबसे अधिक प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है, तो सुर सागर जो रचना है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग कितने पद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद बताए गए हैं। तो 1 लाख से अधिक जो पद हैं उसमें बताए गए हैं, ठीक है। पद का उल्लेख भी इतना है। हालांकि वर्तमान में इनसे केवल 8,000 से 9,000 पद ही उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें 8,000 से 9,000 पद ही आपको यहाँ पर उपलब्ध देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1 लाख जो पद है उसका उल्लेख है, लगभग कितने पद हैं, 1 लाख पद का उल्लेख है। हालांकि वर्तमान में इसमें 8,000 से 9,000 प्लस पद जो है वो उपलब्ध हैं, कौन सी बुक, सूर सागर में। अब उनकी भाषा शैली का मैंने पॉइंट बताया था, भाषा शैली का पॉइंट अलग से हम कवर करेंगे। तो उनकी जो भाषा शैली है, ठीक है, उनकी जो भाषा है उनकी शैली में कौन कौन क्या प्रयोग किया है, ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया है। तो सूरदास की जो काव्य भाषा वो मैंने पहले से बता दिया, तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा थी, उस समय की आम जनमानस की भाषा थी, ठीक है। ये आपको लिखना है हेडिंग में। विशेष उत्तर भारत में बोली जाने वाली थी, ठीक है, कहाँ पर बोली जाने वाली थी, तो उत्तर भारत में ये जो भाषा है वो बोली जाती थी, ठीक है। तो ब्रज भाषा में उनकी काव्य रचनाएं सरल, सहज और सरल सरस होती है, ठीक है। उनकी यहाँ पर हर काव्य में यह भाषा होती है, तो उनकी रचनाओं में सरल, सहज और सरस होती है, ठीक है, जो सीधे पाठकों और श्रोताओं को हृदय तक पहुँचती है। तो ये आपको याद हो गया होगा, फिर से रिपीट करना है कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है, जो उस समय की आम जनमानस की भाषा होती है और विशेषकर उत्तर भारत में बोली जाने वाली ये प्रमुख भाषा है। और जन भाषा ब्रज भाषा जो है मैं उनकी काव्य रचनाएं सरल, सहज, सरस होती है और जो सीधे पाठकों एंड जो श्रोता हैं उनके हृदय तक छू जाती है, ठीक है। तो ये उनकी काव्य भाषा थी। अब यहाँ पर देखें तो उनकी भक्ति एवं जो उनकी काव्य रचना है वो, ठीक है। तो सूरदास जी ने अपने अधिकांश जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण की बाल लीला है उनकी प्रेम पर जो केंद्रित की है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हो सूरदास ने अपनी अधिकांश रचनाएं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी प्रेम पर केंद्रित की है, ठीक है। उनकी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं, गोपियों के प्रति उनके प्रेम, यशोदा के वात्सल्य और उनके कई प्रसंगों का विस्तार का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये आपको एंडिंग में साहित्य परिचय जो आप लिखोगे हेडिंग, उसमें आपको इतना लिख देना है, ठीक है, कवि परिचय के अकॉर्डिंग। तो आपको अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। भक्ति और काव्य रचना, तो सूरदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाएं किसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके प्रेम पर केंद्रित है। उनकी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रास लीलाओं, गोपिया के प्रति उनके प्रेम, यशोदा के वात्सल्य और अन्य कई प्रसंगों का जो विस्तार है से वर्णन किया, ठीक है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास को सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया, ठीक है। तो सूरदास जो है उन्होंने उनको वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास ने अष्टछाप के प्रमुख कवि जो है वो माने हैं, तो ठीक है। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि किसे कहा गया है, तो सूरदास को कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया सूरदास का जन्म, ठीक है। उनकी मृत्यु याद रखना है, ये अंध कवि के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो सूरदास का कवि परिचय है वो आपको याद करना है। इसी वीडियो में आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो फिर से रिपीट करना है। तो इसी वीडियो में आपको ये जो कवि परिचय है वो कवि परिचय याद हो जाएगा। एंड एज इट इज़ इसी तरीके से अगर आप बुकलेट में अपनी बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑल बोर्ड है और ऑल बोर्ड्स के लिए ये जो कवि परिचय है वो रहने वाला है, तो एज इट इज़ अगर आप लिख के आ जाते हैं तो आपको पूरे में से जो पूरे नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आपको जो कवि परिचय है वो लिखना है, ठीक है। तो एग्जामिनर अच्छे से आपको मार्क्स दे सके। तो आई होप आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।